हाय एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड का जो कि खंड काव्य चल रहे हैं, हमारी खंड काव्य की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम करने वाले हैं नंबर 5, यानी कि किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जय सुभाष। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मेन हमारे नायक कौन रहेंगे? सुभाष चंद्र बोस जी रहेंगे। और इस खंड काव्य को किसने लिखा है? वो लिखा है विनोद चंद्र पांडेय। विनोद, ठीक है, तो आपको शॉर्ट में विनोद याद रखना है, विनोद चंद्र पांडेय। अब बात करते हैं कि यहाँ पर खंड काव्य में क्या होता है। तो देखो, खंड काव्य ऐसा होता है जो हर एक जिले किसी पर्टिकुलर कोई जिला होता है उसके लिए वो सेलेक्ट किया गया है कि भाई ये इस जिले में आएगा, ये इस जिले में आएगा। तो ऐसे ही कुछ जिलों की जो लिस्ट लिखी हुई है वो कौन कौन सी है? लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई। इन सभी जिलों में जो है आपको क्या करना है? ये वाला खंड काव्य पढ़ना है जो कि क्या है? जय सुभाष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या होता है इसमें। तो देखो, आपके लिए 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें एक अथवा में आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं और उसमें आपसे पूछा जा सकता है कुछ चीजें जो कि हो सकता है। पहली चीज कि 3 मार्क्स में होगा। तो सबसे पहले भाई नंबरों की बात कर लेते हैं, क्योंकि नंबर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आने वाला है। तो 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब इसमें 3 पॉइंट आते हैं, कौन कौन से आएंगे? पहला पॉइंट आपका आता है, जब आप देखोगे ना इसको भी, अगर अपने सिलेबस में देखोगे तो आपको मिलेगा कि इसमें 3 पॉइंट मिलेंगे। पहला पॉइंट ये हो सकता है कि यहाँ पे कहा जाएगा भाई कथा वस्तु, ठीक है, या फिर कहा जा सकता है कथासार, या कहा जाएगा कथानक, या कहा जाएगा प्रथम सर्ग लिखो, द्वितीय सर्ग लिखो, तृतीय सर्ग को लिखो, चतुर्थ सर्ग को लिखो। ऐसे आ सकता है, यानी ये सर्गों में डिवाइडेड होता है और उसको आपको लिखना होता है। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है कि सारांश में लिखना है तो मैं बताऊंगी कि किस तरह से लिखा जाता है। जब हम करेंगे उसको तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे लिखना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट यह आएगा कि आपको इसका चरित्र चित्रण लिखो। किनका? कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बोल देंगे कि आपको इनका चरित्र चित्रण लिखना है। या अगर इस खंड काव्य में किसी और व्यक्ति के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा तो आपको उससे रिलेटेड भी चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चरित्र चित्रण आएगा। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जय सुभाष के नायक कौन थे और उनका चरित्र चित्रण कीजिए। तो कौन थे, इसलिए पीपीटी में सबसे पहले आपको जो पिक्चर दिखाई जाती है उससे आपको ये याद रहेगा कि अच्छा हाँ, इसमें हमको चरित्र चित्रण किनके बारे में लिखना है? सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में लिखना है। तो सेकंड आ सकता है आपके पास क्या? चरित्र चित्रण। थर्ड पॉइंट आपको आएगा कि आपको इसमें घटनाएं लिखनी है। घटनाएं इन द सेंस कि भाई आपको क्या बोला जाएगा, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रमुख कुछ घटनाओं का वर्णन कीजिए या कोई एक घटना का वर्णन कीजिए। जो आप कथा वस्तु या कथानक पढ़ेंगे ना, उसी में आपको बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी, बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी। तो आप वहां से वो स्टोरीज जो है पिक कर लेना और उनको कर देना, ठीक है। तो उसमें से रिलेटेड आपको यहाँ पे, यानी फर्स्ट वाला अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो कवर करेंगे, यानी कि अगर आ जाता है कथा वस्तु, आ जाता है कथासार, आ जाता है कथानक, आ जाता है प्रथम सर्ग, आता है द्वितीय सर्ग, आता है कुछ भी आता है तो उसको कवर करेंगे। और उसी के साथ साथ आपकी ये वाली चीज भी जो है घटनाएं, ये भी कवर हो जाएगा। चरित्र चित्रण और बाकी बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं 2 क्वेश्चन को मिक्स करके। जैसे कि आ जाएगा कि प्रतिपाद्य विषय बताओ, यानी कि मेन इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको वो करना है। दूसरा आपको आ सकता है कि इसमें आपको क्या सीखने को मिला, या ये शीर्षक की सार्थकता बताओ। जैसे ये लिखा हुआ है ना जय सुभाष, तो इस शीर्षक की सार्थकता बताओ, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे और छोटे छोटे और कौन कौन से अलग अलग क्वेश्चन आएंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास आपको बहुत जरूरी अच्छे से देखनी है। अगर ये वाला चीज, अगर ये पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी की चीजें भी आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला खंड काव्य। सबसे पहले प्रश्नों की सीरीज देख लो कि प्रश्न किस तरीके से चेंज हो के आपके सामने आएंगे। सबसे पहला है जय सुभाष खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखो। अगर आपके पास ऐसा आ जाता है कि संक्षेप में लिखो, तो बहुत सारे बच्चे जो है उनका क्वेश्चन होता है कि मम्मी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम इसको कैसे करें, है ना।
तो इसको कैसे करें कि जैसे भाई जैसे सर्ग वाइज डिवाइड है तो सारे सर्ग को एक साथ ऐसे पैराग्राफ बिल्कुल ऐसे जैसे होता है ना कि पूरा भर के लिख देते हैं पेपर, वैसे लिखें या फिर इनको सर्ग में लिखें तो ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है भाई, अगर आपको ऐसे संक्षेप में कहा जाता है ना कि कथा वस्तु लिखो, तो आप सर्ग में ही लिखना, बस आपको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है। और जो इतना डिटेल में लिखा हुआ था उसमें से कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रहती हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, आप वो चीज लिख लेना, ठीक है। पूरा ऐसे डिटेल में मत लिखना कि हाँ पूरा का पूरा उसको लिखना है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, सारांश बोलते हैं तो भी आपको ऐसे ही लिखना है। सारांश में ऐसे बिल्कुल पैरा की तरह मत लिखना, सर्ग में ही लिखना, बस थोड़ा सा शॉर्ट लिख देना। ओके, नाउ नेक्स्ट, सुभाष चंद्र के जीवन की आपको क्या बतानी है, प्रमुख घटनाएं बतानी है। तो ये देखो घटनाओं वाला क्वेश्चन भी इसी में ही ऐड होके आ गया है। दैट मीन्स आपको जो सर्ग है उसी से रिलेटेड कोई भी घटना जो आपको समझ में आती है वो आप लिख लेंगे। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, प्रथम सर्ग बताना है तो प्रथम सर्ग लिख देंगे। देन कथानक, तो कथानक में भी आपको ये लिखना है, कथा वस्तु, कथानक, कथासार, कुछ भी आ जाए, आपको फिक्स रखना है कि मुझे इस खंड काव्य के बारे में पूरा लिखना है। नेक्स्ट, पंचम सर्ग आ जाए, सप्तम सर्ग आ जाए, तो यहाँ पे सर्ग वाइज भी है, तो इसका मतलब ये सर्ग में डिवाइड है, तो 7 सर्ग तक तो है ही है, आगे और देखेंगे। नेक्स्ट, खंड काव्य का सारांश लिखो, द्वितीय सर्ग की कथा लिखो, प्रथम सर्ग लिखो, तृतीय सर्ग लिखो, इस तरह से आएगा। यहीं से शुरू होता है हमारा प्रथम सर्ग। अब आपको क्या करना है, अपनी सहूलियत के लिए पॉइंट्स बना देना छोटे छोटे कि हाँ इस सर्ग में ये था, इस सर्ग में ये था। अगर पॉइंट्स बना लोगे तो आपको इजी हो जाएगा किसी भी चीज को करने में, लिखने में। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम सर्ग की। तो शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 की पवित्र तिथि को कटक में हुआ था। कहां हुआ था? कटक में हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम था श्री जानकीनाथ बोस। वहां के क्या थे? एक प्रतिष्ठित नागरिक थे, मतलब अच्छे रिस्पेक्टेड पर्सन थे। उनकी माता कौन थी? प्रभावती, जो कि अत्यंत ही सदाचारी, मतलब सही आचरण वाली थी, सत्य आचरण वाली और उदार हृदय, बड़े हृदय की थी। बचपन से ही सुभाष के जीवन पर माता पिता और विद्यालय के एक शिक्षक, जिनका नाम क्या था? बेनी माधव, का बहुत ही ज्यादा अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। साहस, ठीक है, हिम्मत, करेज जो है वो थी इनके अंदर। निर्भीकता, डरते नहीं थे किसी चीज से। बुद्धिमता, बहुत अच्छी बुद्धि थी, मेमोरी बहुत अच्छी थी, इनकी शार्प थी। तेजस्वी, तेजस्विता मीन्स कि तेजस था, मतलब कोई भी चीज करते स्पार्क होता था उनके लिए, उनके अंदर, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो थी वो बालक सुभाष ने अपने कहां से ली थी? अपने माता पिता से। और जो उनके गुरुजी थे कौन थे? बेनी माधव। उनसे उनको बहुत सहज ही, यानी अपने आप से ही प्राप्त हो गई थी। उसके लिए उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं किए थे, मतलब उनके साथ रहते रहते ही उनको ये सारी चीजें अपने आप आ गई। उन्हें कहीं भी दीन दुखी लोग मिल जाते तो उनकी सेवा करने में उन्हें बड़ा ही क्या मिलता था? संतोष होता था। तो यहां से हमें क्या समझ में आया? हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? अगर एक पॉइंट निकालना है तो हम बोल देंगे क्या? कि जीवन परिचय। तो जैसे ही जीवन परिचय आ जाएगा आपको, तो आप इजीली जो है कर लेंगे, लिख लेंगे कि हाँ इसमें क्या कहता है। परिचय तो आपको याद रखना पड़ेगा, उसके लिए आप पॉइंट्स नहीं बना सकते हो, लेकिन आप जैसे जीवन परिचय सोचोगे, प्रथम सर्ग जीवन परिचय पहला पॉइंट, तो आपको उसको उनके बारे में जितना भी जीवन के बारे में पता होगा आप सब लिख देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक बार जाजपुर गांव में भयंकर बीमारी फैलने पर सुभाष ने वहां जाकर के गांव वालों की सेवा शुश्रूषा, ठीक है, शुश्रूषा मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक अपना कर्तव्य मानकर, या जिसको हम बोलते हैं अपनी ड्यूटी समझ के, या शुद्ध हिंदी में बोले तो कर्तव्य परायण था, यानी खुद का दायित्व समझ करके उस चीज को उन्होंने किया और उनका कष्ट दूर करने के बाद ही वापस लौटे। एक बार क्या होता? जाजपुर गांव में। अब यहां से आपकी घटनाएं शुरू हो जाती है। तो ये पहली घटना है जिसको आप लिख सकते हैं कि जाजपुर गांव में एक भयंकर बीमारी हो गई थी, तो वहां जाकर के उन्होंने वहां के लोगों की, जो पीड़ित लोग थे, उनकी सेवा की, और तब तक की जब तक कि वहां पे सब कुछ ठीक नहीं हो गया, और उसके बाद ही वो वापस आए। जब वापस आए तो मैट्रिक परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, फर्स्ट डिवीजन से वो पास हुए। स्वामी विवेकानंद का सार गर्भित भाषण सुनकर मृत्यु ज्ञान की खोज में वे घर से निकल पड़े। स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया था, कहां पर? शिकागो में जो भाषण दिया था उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वहां पर उनका भाषण जो उन्होंने सुना, उस भाषण को सुनने के बाद उनको लगा कि भाई असली ज्ञान क्या है, और उस चीज को लेते हुए वो घर से निकल गए।
काशी, मथुरा, वृंदावन तथा हरिद्वार आदि स्थानों पर सच्चा साधुत्व प्राप्त न करके वे वापस लौट आए, फिर अध्ययन में जुट गए। अब उनको लगा कि भाई मुझे ज्ञान की खोज के लिए जाना है, कि मृत्यु क्या होती है, उन सभी चीजों के लिए वो उस ज्ञान के खोज के लिए जब गए तो बहुत ही अच्छे अच्छे तीर्थ, पवित्र तीर्थ जो थे, कौन कौन से, काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ये सभी जगह पर गए, लेकिन उनको वहां से भी वो सच्चा ज्ञान जो है वो नहीं मिला। फिर वापस आ गए और अपनी पढ़ाई उन्होंने फिर से कंटिन्यू की। प्रथम श्रेणी में इंटर की परीक्षा पास करके वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए। वहां पर वो एज अ काम करने लगे और वहां के एक प्रोफेसर जो अंग्रेज थे, भारतीयों से बहुत घृणा करते थे। एक वहां पर एक प्रोफेसर थे जो अंग्रेज थे और बहुत ज्यादा भारतीयों से हेट करते थे, उन्हें पसंद नहीं थे। तो एक बार भारतीयों के प्रति क्या किया उन्होंने, किए गए अपमान से आहत होकर सुभाष ने उनके गाल पर क्या मारा, एक तमाचा जड़ दिया। परिणाम स्वरूप वे स्कूल से निकाल दिए गए। एक अन्य विद्यालय से बीए करने के बाद वे इंग्लैंड गए और वहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु उन्होंने भारत आकर अंग्रेजों की अधीनता में आईसीएस का पद जो है स्वीकार नहीं किया। वे पूरी निष्ठा के साथ देश सेवा के कार्य में लग गए। यहां से आप दो घटनाएं निकल गई हमारे लिए, ठीक है। तो यहां से हम एक पॉइंट तो हमने जीवन परिचय दिखा, दूसरा पॉइंट आप जाजपुर जो है वो उस गांव के बारे में लिख सकते हो कि वहां पर बहुत भयंकर बीमारी फैल गई थी और वहां पे उन्होंने रहे और वहां पे लोगों की सेवा की और तब तक की जब तक कि वहां सब लोग ठीक नहीं हो गए। फिर आके उन्होंने मैट्रिक परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की। उसके बाद वो कहाँ चले गए थे, उसके बाद वो विवेकानंद जी का जो है उन्होंने भाषण जो सुना था उससे इंस्पायर होकर वो कहाँ चले गए थे, बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर गए, लेकिन वहां पर भी उनको सच्चा साधुत्व नहीं मिला, वापस लौट आए। उसके बाद उन्होंने इंटर की परीक्षा जो है फर्स्ट डिवीजन से पास की। देन वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो जहाँ मतलब एक कॉलेज में वहाँ पर उन्होंने एज अ जॉब करना शुरू किया। जब जॉब शुरू किया तो वहाँ पे एक अंग्रेज के साथ उनका क्या हुआ था कि उन्होंने भारतीयों के लिए कुछ घृणा दिखाई, तो उन्होंने वहाँ पे उनको तमाचा जड़ दिया। जब चाटा मारा तो उस वहाँ से निकाले गए। उसके बाद उन्होंने और चीज़ें की, जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आईसीएस किया और आकर के उनको लगा कि अंग्रेजों के द्वारा ये पद मुझे मिल रहा है, तो उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया और वो देश की सेवा में लग गए। क्लियर। तो प्रथम सर्ग में ये कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं द्वितीय सर्ग की, यानी पहले सर्ग में अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस किस तरह से देश की सेवा के लिए आए वो हमको समझ में आ गया कि हाँ, यहाँ से उनका देश के लिए जो है प्रेम जो है वो बढ़ता गया और उस चीज में और ज्यादा आगे बढ़ते गए। तो प्रथम सर्ग में हम ये लिखेंगे। द्वितीय सर्ग की बात करते हैं। द्वितीय सर्ग में क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने पूरी तरह स्वयं को क्या कर दिया था, देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सन 1921 के असहयोग आंदोलन के माध्यम से वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए और कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। उसी समय बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति जो है वो जलाई गई। परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। वे कलकत्ता नगर महापालिका के अधिशासी अधिकारी भी रहे और निर्धारित वेतन में से आधा वेतन लेकर पूरी निष्ठा और सेवा भाव से उन्होंने अपना कार्य किया। यहां से दूसरी घटना जो है वो शुरू होती है कि दूसरी घटना में आप लिखेंगे कि कब वो कहाँ आए, तो 1921 में असहयोग आंदोलन में वो महात्मा गांधी जी से मिले। तो ये आप यहाँ से एक जो कहते हैं हाईलाइट जो पॉइंट किया जा सकता है यहाँ से शुरू कर देना। फिर उसके बाद वो देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में आए। उसके बाद उनको कई बार जो है जेल जाना पड़ा। देन वो कलकत्ता के नगर महापालिका के अधिकारी थे और वहां पर उन्होंने वेतन उनका जो पूरा था उसमें से वो क्या लेते थे, आधा वेतन ही लेते थे और पूरी निष्ठा के साथ क्या करते थे, सेवा भाव करते थे। यानी ऐसा नहीं था कि पैसे के लिए काम करते थे, बस जितना उनको जरूरत होता था उतना ही लेते थे और सारा जो काम करते थे वो किसके हिसाब से करते थे, देश सेवा के हिसाब से करते थे। कुछ लोग होते क्या करते हैं, पैसा लेते हैं काम करने के लिए कि हम काम करें तो हमें पैसा मिले, लेकिन इनको था कि बस जितना जीवन को चाहिए उतना पैसा लेना है, बाकी मुझे पूरा क्या करना है, सेवा भाव ही दिखाना है। नेक्स्ट, जेल यात्राओं के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें अलीपुर, बहरपुर और मांडेल की जेलों में भी रखा, किंतु सुभाष के हृदय में स्वतंत्रता की जलती हुई जो चिंगारी थी बुझने की बजाय क्या हो रही थी, और अधिक वेग से और अधिक स्पीड से जो है और बढ़ती जा रही थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सरकार को झुकना पड़ा और अस्वस्थ सुभाष को अंग्रेजों ने जेल से रिहा कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो थोड़े अस्वस्थ थे, तो उसके बाद उनको अंग्रेज जो थे उन्होंने कहा कि चलो इनको जेल से अब रिहा कर देते हैं, निकालते हैं, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत खराब भी है और ये इनका जो था कि नहीं मुझे देश के लिए करना है, तो वो चिंगारी तो और भड़कती ही जा रही थी। तो उसको देखते हुए और उनकी तबीयत को देखते हुए अंग्रेजों ने उनको रिहा कर दिया।
अब आता है तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग में क्या है, 1928 ईस्वी में कांग्रेस के 46वें अधिवेशन के अवसर पर स्वयंसेवक दल का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस संभाल रहे थे 1928 ईस्वी में। ठीक है, कांग्रेस के कौन से 46वें अधिवेशन जो है उसके अवसर पर मेन कार्यकर्ता के रूप में जो है नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे वो संभाल रहे थे। उनके संगठन शक्ति को देखकर सब पर जादू सा प्रभाव था, मतलब सब लोग उसकी संगठन शक्ति जो है उसको देख के बहुत ज्यादा देख रहे थे कि इसको मतलब कितना ज्यादा है। मंच से अध्यक्षीय भाषण देते समय पंडित मोतीलाल नेहरू ने सुभाष की भूरी भूरी प्रशंसा की, मतलब बहुत सारी जो है उसकी बार बार जो है उनकी प्रशंसा की और उन्हें देश के नवयुवकों का आदर्श कहकर पुकारा और कहा कि ये क्या है, हमारे जो आज के नवयुवक हैं उनके उनमें ये एक आदर्श है, यानी नवयुवक जो है उनको इनसे इंस्पायर होना चाहिए और इनको देख करके सीखना चाहिए, ऐसा बोला। स्वतंत्रता सेनानियों की के एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन्हें पुलिस ने घायल कर दिया। जब वो क्या कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उनके साथ एक जुलूस निकाल रहे थे और उस टाइम पर क्या किया, पुलिस ने जो है उनको मार मार के उनको घायल कर दिया। घायल करने के बाद क्या किया और उनको जेल में डाल दिया, फिर से जेल में डाल दिया। अलीपुर जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने भारतीय जनमानस में पुनः स्वतंत्रता की अलग जगाई। अलीपुर जेल में डाला गया और फिर जब वहां से रिहा हुए तो भारतीय जनमानस में पुनः उन्होंने क्या किया, पूरे लोग जो भी भारत के लोग थे उनके अंदर फिर से किसके बारे में बताया कि हमको क्या करना चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, इन अंग्रेजों से हमको आजाद होना है और इसके लिए उन्होंने फिर से वो सारे कार्य करना शुरू किए। परिणामतः क्या हुआ, उन्हें पुनः सिवनी जेल में डाल दिया। पहले कहां डाला, अलीपुर में, फिर उनको कहां डाला, सिवनी जेल में। अब यहां से आप एक और घटना लिख सकते हो कि जब वो जुलूस निकाल रहे थे और उस टाइम पर अंग्रेजों ने उनको क्या किया, मार मार के उनको घायल कर दिया और फिर जेल में डाल दिया। तो अलीपुर जेल में डाला, फिर वहां से रिहा हुए तो फिर से पुनः स्वतंत्रता के लिए उन्होंने फिर से वो सारे कार्य किए और अब उनको कहां डाल दिया, सिवनी जेल में डाल दिया। तो ये एक घटना होती गई। अस्वस्थ हो जाने पर उन्हें जेल से छोड़ा गया। जब वो थोड़े अस्वस्थ थे तो उनको जेल से रिहा कर दिया कि चलो उनको जाने देते हैं। वे चिकित्सा हेतु यूरोप गए तो वहां भी उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार किया। उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी तो वो अपने ट्रीटमेंट के लिए यूरोप गए। यूरोप जाने के बाद उन्होंने वहां पर भी जाकर क्या किया, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का जो प्रयास था वो उसको कंटिन्यू रखा। उन्होंने द स्ट्रगल नामक एक पुस्तक लिखी थी। भारत लौटने के बाद उन्हें फिर बंदी बना लिया। जब फिर से भारत जब आए उन्होंने एक बुक लिखी थी, ये भी ध्यान रखना। फिर जब वापस आए तो फिर से उन्होंने वो सारे कार्य किए तो फिर से उनको बंदी बना लिया। फिर अस्वस्थता के कारण उन्हें रिहा कर दिया, फिर से उनको रिहा कर दिया कि भाई ठीक नहीं है चलो उनको रिहा कर देते। तथा पुनः वे विदेश गए, फिर से वो विदेश गए। लौटने पर उन्हें हीरापुर कांग्रेस अधिवेशन का अध्ययन जो है उसमें भी उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो हीरापुर कांग्रेस अधिवेशन में वो आए तो क्या करते थे, बीमार होते थे उनको रिहा करते थे, उसके बाद वो फिर से बाहर जाते थे, अपना इलाज कराते थे। जब वापस आते थे फिर से वो स्वतंत्रता के लिए जो है अपने कार्य करते रहते थे। यानी कभी भी हार नहीं मानी उन्होंने कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी तबीयत ठीक है, अब छोड़ो देश वेश, अब हमारा देखते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं। लेकिन नहीं, वो जैसे ही थोड़ा सा कमबैक करते थे फिर से वो अपने ही कार्य में जुट जाते थे। अब बात करते हैं चतुर्थ सर्ग की। तो देखो, पहला सर्ग जिसमें आप जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक है। द्वितीय सर्ग में किसके बारे में बताया था कि वो एग्जैक्टली कहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी वो लिखा। तृतीय सर्ग में हमने उनकी जेल की जो यात्रा है वो लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आप जेल वाली चीज लिख देना। तो जैसे ही आप जेल यात्रा लिखोगे ना, या आपको याद रहेगा कि पॉइंट की जेल यात्रा, तो वहां से आपको क्लिक हो जाएगा सारी जेल की, हाँ उनको अलीपुर जेल में डाला गया, फिर ये वाली जेल में डाला गया। तो जेल यात्रा जैसे पढ़ोगे तो पूरा अच्छे से, लेकिन उस टाइम जब हम लिखते हैं ना तो लिखते समय हमें बहुत सारी बातें हमने पढ़ रखी होती है, लेकिन वो वाली सारी बातें हमको याद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ ऐसा होता है अरे यार एक पॉइंट, इतना सा पॉइंट, इतना हिंट मिल जाए ना तो मैं लिख दूं। तो वो हिंट जो है वो ही आपके लिए यही काम करेगी कि आपको बस इतना सा याद रखोगे ना जेल यात्रा, कि मुझे तृतीय सर्ग में जेल के बारे में लिखना है, तो आप भर भर के लिख दोगे, क्योंकि पढ़ा हुआ तो होगा ही, बस एक पॉइंट चाहिए होगा कि हाँ क्या लिखना है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिर्फ ऐसा कहते हैं कि तृतीय सर्ग को लिखो तो आप कैसे लिखोगे? आपको याद होगा, आपको पता होगा, एग्जैक्टली पता चले कि अरे तृतीय सर्ग में आपने द्वितीय सर्ग की जो है सारी चीजें लिख दी तो अंडा मिलेगा ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है चतुर्थ सर्ग। चतुर्थ सर्ग में क्या है? ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित विट्ठल नगर में कांग्रेस का 51वां जो है अधिवेशन चल रहा था, 51 वाला अधिवेशन चल रहा था। और इस अधिवेशन में 51 द्वार बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे? 51 जो है गेट बनाए गए थे।
और 51 ही क्या थे, राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराए गए थे। और 51 बैलों के सजे हुए रथ में सुभाष चंद्र बोस बैठ करके आए थे। वेरी 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 इंटरेस्टिंग है ना। कौन सा है ये, चतुर्थ सर्ग। क्या था, ताप्ती नदी किनारे कौन सा था, विट्ठल नगर में कांग्रेस का कौन सा था, 51वां अधिवेशन हो रहा था। और उसमें 51 क्या थे, द्वार थे। 51 क्या थे, राष्ट्रीय ध्वज थे। 51 क्या थे, बैल सजे हुए थे। और उन पर बैठ करके, उस रथ पर बैठ करके कौन आ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस बैठकर आए। सभा में सुभाष के ओजस्वी भाषण को सुनकर जनता में देश प्रेम की ज्वाला जो है वो धधक उठी। मतलब लोग जो हैं उनकी बातों से इतना ज्यादा पंप अप हो गए कि यार हमको भी देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। नवयुवकों में नई चेतना जागृत हो गई। जितने भी नौजवान थे उनको भी था कि नहीं हमको भी कुछ करना है। तो नई चेतना, नई नई इच्छाएं जो हैं उनकी जागृत हुई। इसके बाद त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। कब के लिए, त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में किसके लिए हुआ था, अध्यक्ष के पद पर चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र जो हैं जीत गए और पट्टाभी सीतारमैया हार गए। इनके जो विपक्ष में जो थे वो हार गए। गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद पर देखना चाहते थे। और गांधी जी किसको चाहते थे, गांधी जो है पट्टाभी जो है उनको देखना चाहते थे। लेकिन कौन जीत गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। आगे, गांधी जी के द्वारा रोष प्रकट किए जाने पर सुभाष ने तुरंत पद त्याग कर दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल जो है गठित किया। गांधी जी ने जब बोला कि नहीं वो नहीं, पट्टाभी होने चाहिए थे, तो उन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने वो पद त्याग दिया कि ठीक है मुझे नहीं लेना। और उन्होंने एक नया दल बना दिया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, उन्होंने ये बनाया और अपने ओजस्वी भाषणों से उन्होंने जनता को जो है उत्साहित किया। कलकत्ता में ब्लैक हॉल नामक एक स्मारक जिसमें अनेक अंग्रेजों को जिंदा दफन कर दिया गया था, उसको हटवाने के लिए नेताजी ने बहुत प्रयास किए, किंतु सरकार द्वारा उन्हें फिर जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद उन्हें अपने घर में ही नजरबंद रखा गया। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस मातृभूमि की मुक्ति हेतु निरंतर अंग्रेज सरकार की यातनाओं को सहन करते रहे। क्या हुआ था, जब वो अधिवेशन हुआ उसके बाद उसमें चुनाव हुए, उसमें जीते कौन, जीते तो थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी ने रोष प्रकट किया तो पट्टाभी को उन्होंने क्या किया, अपना त्याग जो भी था उनको पद जो मिला था अध्यक्ष का उसको उन्होंने त्याग दिया और एक नया उन्होंने एक दल का गठन किया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया वहां से लोग जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। और कलकत्ता में ब्लैक हॉल नामक एक स्मारक था जिसमें बहुत सारे अनेक अंग्रेज जो थे उनको अंग्रेजों को जिंदा दफन कर दिया गया था, अंग्रेजों को वहां दफन किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इसको वहां से हटवा देना चाहिए, लेकिन सरकार ने बोला कि नहीं हटाना है और फिर से उनको कहां भेज दिया, जेल में भेज दिया। जब जेल से छूट कर आए तो उनको अपने घर में ही नजरबंद यानी कि घर में ही रखने को कहा गया कि इसको घर में ही रखो, बाहर नहीं निकालना है। और सुभाष चंद्र बोस ने इस तरह की मातृभूमि की मुक्ति के लिए बहुत सारी चीजें की और बहुत सारी अंग्रेजों की क्या सही, यातनाएं सही, पीड़ा सही। ठीक है, ये कौन सा था, चतुर्थ सर्ग था। यहां से शुरू करते हैं हमारा पंचम सर्ग। अब पंचम सर्ग में क्या था, जब जो सुभाष चंद्र बोस थे और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे और अंग्रेजों ने बार बार उनको जेल में डाला था, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्हें घर में ही नजरबंद किया गया, यानी कि घर में ही उनको बैठाया गया कि आप बाहर बिल्कुल ना निकलें। नजरबंदी के बाद सुभाष के घर पर शासन का बहुत ही कड़ा पहरा जो है रहने लगा। वे देश के लिए विशेष रूप से चिंतित रहने लगे। उनको लगा कि अब मेरा देश जो है वो कैसे सरवाइव करेगा, कैसे क्या होगा, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, वहां से उन्होंने भागने की योजना बनाई और वह जाड़ों की आधी रात को मुल्ला का वेश बनाकर विदेश चले गए। जाड़े मतलब कि ठंडी जो थी उस टाइम पर उन्होंने वहां से निकले और वहां से उन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना है, यहाँ से भागना है। और भागकर वो कहाँ चले गए, मुल्ला का वेश यानी कि मौलवी साहब जो हैं उनका जैसा वेश बना करके वो वहां से चले गए और कहाँ चले गए, विदेश चले गए। काबुल जाकर उत्तम चंद्र से मित्रता हुई जिसने उन्हें बाहर निकालने में सहायता की थी। इसके बाद उन्होंने जापान जाकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया जिसमें अनेक भारतीय युवकों ने भाग लिया। अब इसके बाद क्या होता, जब जेल में उनको बार बार बंद किया जाता था, उनकी तबीयत खराब होने के चक्कर में उनको वापस रिहा कर दिया जाता था, तो अंग्रेजों ने क्या कहा और वहां की जो भी शासन व्यवस्था थी उन्होंने कहा कि इनको घर में ही जो है कैदी बनाकर रख दिया जाए, क्योंकि जेल में तो फिर सारी सुविधाएं मिलेंगी नहीं। तो उनको नजरबंद करने को कहा गया कि आप बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे
और शासन का वहां पे बहुत बड़ा पहरा लगा दिया। बट उनको लगा कि नहीं, मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है, तो उन्होंने वहां से एक योजना बनाई कि मैं यहाँ से क्या करूंगा, आधी रात को निकल जाऊंगा और क्या करूंगा, एक मुल्ला का वेश बना करके वहां से निकल गए और जा करके कहाँ चले गए, काबुल चले गए। काबुल में उत्तम चंद्र के साथ उनकी मित्रता हुई और वहां से उन्होंने सारी चीजें बताई और उसके बाद वो जापान जाकर के क्या करा, उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और एक भारतीय युवकों को एक गठन बनाया और वहां पर भारतीय युवकों को कहा कि आप इसमें भाग लीजिए। फिर वे सिंगापुर गए, जहां रास बिहारी बोस जो थे उनका बहुत ही सम्मान किया गया। यहां पर सुभाष ने नेहरू, गांधी, आजाद और बोस नामक 4 ब्रिगेड जो है बनाए, जिसमें सभी जातियों के सेनानी परस्पर प्रेम पूर्वक कार्य करते थे। वे सभी सैनिक ब्रिटिश राज्य को पराजित करने के लिए अति उत्साहित थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एक गठन बनाया कि अब हमें क्या करना है, अब हमें इस अंग्रेज सरकार जो है और हमारी भारत जो है उसको स्वतंत्र कराना है। तो उन्होंने 4 ब्रिगेड बनाया और जिनको उन्होंने नाम दिया गांधी, आजाद, सुभाष, गांधी, आजाद, बोस और नेहरू, ये उन्होंने नाम दिए थे। और वहां पर जितने भी सेनानी थे, चाहे वो किसी भी जाति के हो, सभी को कहा गया कि परस्पर जो है मिलकर के आपको कार्य करना है और सभी जो थे बहुत ही उत्साह के साथ उस कार्य में जुट गए थे। अब आता है कौन सा, षष्ठ सर्ग यानी छठा सर्ग। अब छठे सर्ग में क्या था, सिंगापुर में थे, तो सिंगापुर में सैनिकों को संबोधित करते हुए सुभाष ने भारतीयों का आह्वान किया और नारा दिया। क्या दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वाला उन्होंने नारा जो है लगाया था। सुभाष द्वारा प्रेरित किए जाने पर उनकी सेना अंग्रेजों की सेना से भिड़ी, जो उनकी सेना थी वो अंग्रेजी सेनाओं से भिड़ी और उसे पराजित करने लगी। भारत माता की जय, नेताजी की जय, इस तरह के जो है उद्घोष होने लगे और आजाद हिंद फौज जो है निरंतर क्या करती रही, आगे बढ़ती ही रही। 18 मार्च 1944 को यह सेना जो है अंग्रेजों को पराजित करती हुई कोहिमा पहुंची। कहां पहुंची, कोहिमा पहुंची और आजाद हिंद फौज ने मोराई टिड्डिम पर अधिकार किया। तो अब क्या हुआ था, अब इनका आजाद हिंद फौज का आगे का जो कार्य है वो होना शुरू हो गया था, उन्होंने बहुत सारी चीजें करने लगे। षष्ठ सर्ग में आप क्या याद रखोगे, एक तो नारा याद रख लेना ये वाला, तो उससे आपको याद रहेगा कि अच्छा इसमें छठे वाले सर्ग में ये नारा था, ठीक है। दूसरा भारत माता की जय और नेताजी की जय, इस तरह के नारे चल रहे थे। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज जो है वो अब जो है अपना कार्य करना शुरू कर दिया था, तो निरंतर आगे बढ़ रही थी और उन्होंने अंग्रेज की सेना जो है उनको पराजित करके कहां पहुंची, कोहिमा पहुंची। उसके बाद आजाद हिंद फौज ने क्या किया, उन्होंने मोराई टिड्डिम पर अधिकार कर लिया। जब मोराई टिड्डिम पर अधिकार किया तो वहां से वो अराकान पर भी तिरंगा झंडा जो है उन्होंने फहरा दिया। इस प्रकार विजय प्राप्त करते हुए वो 1945 ईस्वी में नववर्ष को पूर्ण उत्साह के साथ मनाया। उन्होंने 1945 में जो है अपने जो नया साल जो था उसको बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने मनाया, क्योंकि अब जो है आजाद हिंद फौज अपना कार्य करना शुरू कर दिया था और वो धीरे धीरे क्या करते जा रहे थे, जीत की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ये था कौन सा, हमारा षष्ठ सर्ग। अब ये है हमारा अंतिम, जिसे हम कहते हैं सप्तम सर्ग। सप्तम सर्ग, अब ये अंतिम सर्ग है और यहाँ पर क्या होता है, अब ये देखो ये एंडिंग है, यानी कथा का जो है अंत होना शुरू हो गया है। तो क्या है, बर्मा पर पुनः दुश्मन ने अधिकार कर लिया। आजाद हिंद फौज को भी पराजय का मुख देखना पड़ा। अब बर्मा ने क्या किया, जो दुश्मन थे उन पर अधिकार कर लिया और आजाद हिंद फौज को क्या हो गया था, पराजय हो गई थी। अब तक वो जीत की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब उनको पराजय का मुख देखना पड़ा। अगस्त 1945 में क्या हुआ था, जब हमने, अगर आप जिसका अलग अलग खंड काव्य है, तो अभी हमने कुछ समय पहले हिरोशिमा भी पढ़ा था, जो कि हमने बिहार बोर्ड में पढ़ा था। तो वो 1945 की ही बात थी। 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बम गिराए गए थे। कहां पर, नागासाकी और हिरोशिमा में गिराए गए थे, जो कि अमेरिका द्वारा गिराए गए थे। तो अगस्त 1945 में अमेरिका ने क्या किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया था, परमाणु बम गिराए थे, जिस कारण से बहुत सारे नर नारी जो है उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी और कुछ विकलांग भी हो गए थे। जापान ने जनहित को देखते हुए हथियार डाल दिए। जापान ने देखा कि अब सब लोग ऐसे हैं, तो उन्होंने हथियार डाल दिए और आजाद हिंद फौज के सैनिक जो हैं इस व्याकुल होने लगे कि ये क्या हुआ, और ये देख करके सुभाष भी जो है परेशान हो गए। जनहित में उन्होंने भी क्या किया, आत्मसमर्पण का निश्चय कर लिया कि हमको भी क्या कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, तथा सैनिकों को पुनः उचित समय पर लड़ाई प्रारंभ करने का आश्वासन दिया। बोला कि अभी जो है पूरा जो एकदम से जो आगे चल रही थी सेना है वो एकदम से क्या होने लगी, सब कुछ तहस नहस हो गया, क्योंकि अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए थे नागासाकी और हिरोशिमा पर।
तो उस टाइम पर ये सारी हलचल होने की वजह से सभी लोग जो हैं थोड़े से ठंडे पड़ गए थे। तब सुभाष चंद्र बोस ने भी सोचा कि हमको भी अभी थोड़े टाइम के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, हम इस लड़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए हम इसको यहीं पर ही स्टॉप कर देते हैं। सुभाष ने सैनिकों से विदा ली और जहाज द्वारा टोक्यो के लिए प्रस्थान किया। वो टोक्यो चले गए। उन्हें जापान के प्रधानमंत्री हिरोहितो जो थे उनसे मिलना था, वो उनसे मिलने गए थे। पर क्या हुआ, रास्ते में ही दुर्भाग्यवश 18 अगस्त को उनका जहाज जो है वो ताइहोक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जापानी रेडियो द्वारा ये दुखद समाचार जो है प्रसारित किया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे। अचानक प्रसारित इस समाचार पर भारतीय स्तब्ध हो गए, बिल्कुल एकदम से शॉक्ड हो गए कि जो हमारे नेता थे, जिनके सहारे सारी चीजें चल रही थी, उनकी अचानक से जो मृत्यु की जो सूचना आई तो सभी लोग जो हैं बिल्कुल एकदम से चौंक गए कि ये क्या हो गया। यद्यपि आज हमारे बीच नेताजी नहीं है, किंतु उनकी अमर वाणी भारतीय वासियों को अनंत काल तक प्रेरणा प्रदान करती रहेंगी और भारतवासी युगों युगों तक उनके शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति के गीत गाते रहेंगे। और इसी के साथ इसका जो अंतिम लाइन जो है वहीं पर ही ये सर्ग हमारा कंप्लीट होता है। तो ये था क्या हमारा ये जो पहला जय सुभाष जो है उसका पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको कथानक, कथा वस्तु कुछ भी पूछा जाए आप उसको इस तरह से सर्ग में लिखेंगे। और अगर डेडिकेटली एक एक सर्ग को अगर पूछा जाता है तो आप उसको पूरा डिटेल में अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जैसे कि शीर्षक पूछा जा सकता है या फिर प्रतिपाद्य विषय पूछा जा सकता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। उन सारे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास आपको ध्यान से और अच्छे से देखनी है, क्योंकि इसी से ही आप छोटे छोटे से पॉइंट आने वाले क्वेश्चन में डालेंगे। क्योंकि वहां पे जैसे चरित्र चित्रण पूछा जाएगा तो आप चरित्र चित्रण में जिस भी चित्रण के बारे में बताओगे, उनका चरित्र बताओगे, तो उससे रिलेटेड आप 1-2 लाइनें कुछ घटनाओं की बताओगे जो कि आपको आज की क्लास से मिलेंगी। तो आज की क्लास बहुत अच्छे से देखनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स में अपने सर्गों को बना लेना। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स एक सर्ग के आप अपनी सहूलियत के अनुसार निकालें। जैसे मैंने आपको सिखाया ऐसे आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको ज्यादा जल्दी से याद हो जाता है, वैसे पॉइंट निकाल के आप रख लेना, जिससे आपको सर्ग वाइज याद रहेगा कि अच्छा इस सर्ग में ये था, इस सर्ग में ये था, इस सर्ग में ये था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।